पर एक्चुअली में लिटमस पेपर तो उसका बाई प्रोडक्ट है सर। लिटमस एक सॉल्यूशन है, लिटमस एक सॉल्यूशन है जो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। लेकिन मेरा सवाल तो यह है नहीं, मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा सॉलिड हो सकता है जो डीकलराइज कर दे। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अब देखो ये जेई मेंस का सवाल है, लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग। और NO2 के लिए मैंने बोला था इसको याद कर लेना कैसे, भूरा नाम इसका रख दिया सर। ये जब भी दिखेगा इसको क्या बोलेंगे? ये जब भी दिखे आपको वी विल बी कॉलिंग इट भूरा। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास हम एक मोटिवेशनल स्टोरी से शुरू करते हैं। क्या हुआ कि एक बार एक यूरोपियन कंट्री में एक इंडस्ट्री थी और वहां के मालिक ने अनाउंस किया कि बहुत दुख से मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे बीच का एक एम्प्लॉय उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद उसने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद जो मैनेजर था इंडस्ट्री का, उसने ये कहा, मैनेजर कह लो मालिक कह लो, उसने ये बताया कि वो वही इंसान है। सब लोगों के बीच में है ना ऐसे बुदबुदाहट स्टार्ट हो गई कि कौन है, विस्परिंग कि अरे कौन है यार, ऐसे कैसे हो गया ये वो। फिर मैनेजर ने बोला कि वो वही इंसान है जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो आपका टॉप कॉम्पिटिटर है और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो सभी लोग के मन में थोड़ा सा दुख, क्योंकि ऑल आर ह्यूमन, कि भैया सामने वाला तो नहीं रहा। आफ्टर ऑल डेथ इज अ हार्श रियलिटी। और थोड़े थोड़े अंदर से खुश भी थे कि अच्छा अब तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। एंड देन द मैनेजर अनाउंस्ड कि आप उस इंसान को आखिरी विदाई या फाइनल कंडोलेंस दे सकते हैं। उसकी बॉडी मेरे केबिन में, मतलब मैनेजर के केबिन में कॉफिन में रखी हुई है। लोगों ने क्या किया, एक एक करके लाइन लगाई, सब वहां पे गए। मैनेजर के केबिन में सभी जाते फ्लावर लेके, वहां पे वही ट्रेडिशन है, कॉफिन में फ्लावर लेके जाते। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट, क्योंकि भाई अब सबकी तरक्की होने वाली है, और थोड़ा सा दुख भी, क्योंकि कोई इंसान उनके बीच का नहीं रहा। सभी जाते, कॉफिन में देखते और बहुत उदास मन से बाहर आते। सभी जाते, कॉफिन में देखते और बहुत उदास मन से बाहर आते। जब सभी लोगों ने यह काम कर लिया, देन द मैनेजर सेड, तब मैनेजर बोला कि आई होप ये बात आप सभी समझ गए होंगे कि आपके लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक रहा है। द रियलिटी वॉज कि उस कॉफिन के अंदर एक मिरर रखा हुआ था सर। मिरर का मतलब, जब भी जिस इंसान ने भी उस कॉफिन के अंदर देखा तो कॉफिन के अंदर उसने खुद का चेहरा देखा। और ये हार्श रियलिटी है सर, ये इस संसार की बहुत हार्श रियलिटी है। आपको लग सकता है कि आपका जेई का सिलेक्शन फलाने के वजह से, ढिमकाने के वजह से नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं है सर। अगर आपका जेई में सिलेक्शन हुआ है तो माइट बी योर टीचर्स हैव अ गुड रोल, बट सिलेक्शन हुआ है तो आपके कारण हुआ है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपके कारण नहीं हुआ है सर। तो याद रखना, आपके और सक्सेस के बीच में अगर कोई आता है तो वो आप खुद हो सर। आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई आ रहा है तो वो आप खुद हो, आपके डिसीजंस हैं, आपके एक्शंस हैं। तो आई होप इस कहानी से आप ये सीख लेंगे कि सर कुछ सोचना ही नहीं है, बस अपने लिए मेहनत करेंगे और अपने आप को जोरदार बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा SM सर लेकर के आया हूं रफ्तार जेई का एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा पहले उसका डिस्कशन कर लेंगे, फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में बेसिकली मैंने अल्कली मेटल्स के बारे में बताया और अल्कली मेटल से रिलेटेड कंपाउंड्स जैसे कि वॉशिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा के बारे में आपको बताया। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक होगा, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है सर? होमवर्क डिस्कशन करेंगे। होमवर्क डिस्कशन के बाद हम क्या करेंगे सर? तो वी विल बी स्टडिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम क्या पढ़ेंगे सर? अल्कलाइन अर्थ मेटल और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। फिर मैं बीच में
बीच में अब लेक्चर्स हमारा जाना शुरू हो गया, तो बीच में आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसको भी मैं बीच बीच में क्लास में पढ़ता रहूंगा, और जो वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख रखा है कि सर क्या कहते हैं भिंडी का भाव बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे कमेंट्स नहीं, जो वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे, आई विल बी टेकिंग दैट, है ना। याद रखना ये क्लास में हम रोज इंक्लूड करेंगे, मैं फोन निकाल के जो भी जब तक जितने अभी तक जितने, और ये काम हम कब करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे आज के दिन मैं पहले लेक्चर का डाउट्स लूंगा, इससे दो फायदे हैं। इससे पहला फायदा यह है कि आपको टाइम मिल जाएगा, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो मैं मैच्योर्ड कमेंट्स को आंसर करूंगा, मैं भी देख लूंगा, और जो अच्छे कमेंट्स होंगे उस पर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सर क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन होमवर्क ये था कि सर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड X ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O टेस्टेड विथ लिटमस सॉल्यूशन, द सॉलिड X whose aqueous solution decolorizes the litmus may be solid X क्रिस्टलाइन सॉलिड X जिसका एक्वस सॉल्यूशन लिटमस को डीकलराइज करेगा, वो क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं पहले लिटमस क्या होता है। आप में से आधे से ज्यादा लोग को लिटमस का मतलब, आप में से आधे से ज्यादा लोग को, आधे से ज्यादा क्या, मेरे को लगता है सभी को, मोस्ट ऑफ द पीपल 11th क्लास में तो खास करके उनको लिटमस का मतलब पता होता है। 11th स्टैंडर्ड में खास करके उनको लिटमस का मतलब पता होता है। दो तरीके का पेपर आता है, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। पर एक्चुअली में लिटमस पेपर तो उसका बाई प्रोडक्ट है सर। लिटमस एक सॉल्यूशन है, लिटमस एक सॉल्यूशन है जो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। कलर इसका कैसा है सर, तो ये पर्पल कलर का है ना, डार्क पर्पल कलर का है। अगर आप इसमें एसिड डाल दो, अगर आप इसमें एसिड डाल दो, अगर इसमें मैंने एसिड डाल दिया, तो एसिड डालने से ये किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। और अगर इसमें बेस डाल दिया तो ये किस कलर का हो जाता है सर, आप बोलोगे अगर इसमें बेस डाला तो ये ब्लू कलर का हो जाता है ना। ये थोड़ा सा डार्कर ब्लू है पर ठीक है, ब्लू कलर का ऐसा ही दिखता है। सोडियम का सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, पर ये सोडियम का सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया नहीं है, पहले बता देता हूं। इधर गए तो ब्लू कलर का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ब्लू टू रेड एसिड, क्यों, क्योंकि एसिड होगा तो लिटमस का चाहे इन दोनों में किसी भी फॉर्म में हो इधर आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल तो यह है ही नहीं, मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा सॉलिड हो सकता है जो डीकलराइज कर दे, और डीकलराइज करने का मतलब है, डीकलराइज करने का मतलब है कि इसका कलर व्हाइट कर दे या इसको ट्रांसपेरेंट कर दे सर। डीकलराइज करने का मतलब है कि कोई कलर ही नहीं होना चाहिए, कोई कलर ही नहीं होना चाहिए। और कोई कलर नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब है, कोई कलर नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब है। देखो कलर हटाने के प्रोसेस को व्हाट वी कॉल्ड ब्लीचिंग। क्या कहते हैं, कलर हटाने के प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग कौन कर सकता है सर, तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर सकता है। जैसे इस सवाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर कोई भी चीज H2O2 पानी के साथ बना के देगी तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ ब्लीच। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब कुछ नहीं करना है सर, सबको पानी के साथ रिएक्शन कराओ। ये क्या ऑक्साइड, क्या ये H2O2 देगा, आप बोलेंगे नहीं सर। ये क्या NaO2 2 नेगेटिव पेरोक्साइड, क्या ये H2O2 देगा, आप बोलेंगे पानी में यस सर देगा। तो ये आंसर हो गया। KO2 +1 -1 सुपर ऑक्साइड, ये +1 है और ये -1 है ना, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या H2O2 देगा, ये तो H2O2 भी देगा और O2 भी देगा, सबमरीन में यूज करते हैं, तो ये भी आंसर। Na2O +1 -2 ऑक्साइड है तो नहीं होगा सर, H2O2 नहीं देगा। पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। अगले सवाल पे आते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो ये जेई मेंस का सवाल है, लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग। अगर सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी भी बात करेंगे, और मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी भी बात करेंगे, इन तीनों की बात करेंगे। अगर लिथियम नाइट्रेट को हीट करे तो ये आपको बना के देगा Li2O, साथ में NO2, साथ में O2। और NO2 के लिए मैंने बोला था इसको याद कर लेना कैसे, भूरा नाम इसका रख दिया सर। ये जब भी दिखेगा इसको क्या बोलेंगे, ये जब भी दिखे आपको वी विल बी कॉलिंग इट भूरा, ठीक है। अगर हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सॉरी दिस इज नॉट नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रेट NO3,
तो इसको हीट करने पर ये क्या बना के देगा, ये आपको सोडियम नाइट्राइट बना के देगा, NaNO2 बना के देगा और साथ में O2 बना के देगा। और वही अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर ये आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड साथ में NO2 गैस मतलब भूरा और साथ में ऑक्सीजन बना के देगा। अब तुम यहां पे अगर गौर फरमाओगे तो तुम ये बात जानोगे कि सर लिथियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट की तरह रिएक्ट करता है, इसकी तरह नहीं, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। वापस आते हैं सर सवाल पे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड होना चाहिए, ऑक्साइड है, NO2 होना चाहिए, NO2 है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे पढ़ोगे तो आप रिएक्शंस के भी सवाल कर सकते हो। अगला सवाल था स्टार, मैंने बोला था स्टार बोल के कमेंट करना, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। याद रखिएगा सर CSI3 की अगर हम बात करें तो CSI3 दो स्पीसीज से मिलके बना हुआ है। एक स्पीसीज तो है सीजियम पॉजिटिव और दूसरा स्पीसीज है 3 आयोडीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा अल्कली मेटल का दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या तो +1, बाकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं अल्कली मेटल का। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वो या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या +2 में होगा, उसका भी कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है सर। क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये कह रहा है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहले आईपी का सही ऑर्डर क्या है। ठीक है, और ये जेई 2015 का सवाल है, ये जेई 2000 ज्यादा ही लिख दिया इसमें कुछ, अच्छा सॉरी, ये जेई 2001 एस का मतलब क्या है, जेई 2001 एस का मतलब है जेई 2001 और एस का मतलब स्क्रीनिंग। बीच में आफ्टर 2000 जेई ने क्या किया था, आफ्टर 2000 जेई एडवांस ने क्या किया था, या आईडी जेई का पेपर होता था उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, दो पेपर लेना शुरू किया, एक स्क्रीनिंग एक मेंस। तो ये स्क्रीनिंग में आया हुआ सवाल है, स्क्रीनिंग में आते थे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मेंस का पेपर जो होता था उसमें आते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आते हैं वापस। तो अगर हम इसकी बात करें द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईई, अगर हम बात करें पोटेशियम सोडियम और लिथियम में, ऑब्वियसली लिथियम का ज्यादा होगा तो ये गलत हो गया। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो इस वजह से ये गलत था, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा। इसकी बात करें सर, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है सर, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना, बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इसके वजह से ये ऑर्डर गलत हो गया सर। और इसकी बात करें जर्मेनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से कार्बन, तो इसको भी अरेंज कर लेते हैं सर। ये हुआ कार्बन, ये हुआ सिलिकॉन, ये हुआ जर्मेनियम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है सर, तो ये भी ऑर्डर कैसा हो गया, तो सब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम मतलब सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये, तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो कि उल्टा दे रखा है सर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपको होमवर्क में दिया था वो था कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर इज आर, क्या क्या बनेगा अगर एक्सेस ऑफ एयर में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अगर आप एक्सेस ऑफ एयर में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखो, सबसे पहले तो सोडियम जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये दो चीजें बना के देता है, एक तो सोडियम ऑक्साइड और दूसरा सोडियम परऑक्साइड। तो ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी, ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी सर, ध्यान रखिएगा। NaOH बनता है, बन सकता है सर, पर NaOH के लिए यहां पे केवल एयर नहीं, यहां पे मॉइस्ट एयर चाहिए था। अभी मॉइस्ट एयर के साथ भी आपको रिएक्शन बताऊंगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा इसकी भी बात करूंगा। तो यहां पे ये दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट क्लास हमारा डिस्कशन जहां पे एंड हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्टनर केल्नर सेल, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्टनर केल्नर सेल, है ना। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है नहीं सर, होता थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम मरकरी को कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, है ना। कहीं नीचे वाटर होता है, कहीं नीचे वाटर नहीं भी होता है, क्योंकि यहां से मरकरी और इसकी रिएक्शन हो जाए इस वजह से, तो वेरिएबल होता है सर। बहुत सारे टाइप के कास्टनर केल्नर सेल हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इन कास्टनर केल्नर सेल। आपके मन में एक सवाल आएगा, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ नहीं रखी है, पर ये सवाल आपके मन में मैं इम्प्लांट कर रहा हूं अभी, है ना। जड़
क्या बोलते हो, बीज बो रहा हूं। इसका डिस्कशन हम आगे भी करेंगे और मैं थोड़ा बहुत आंसर आपको तो नहीं पर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या, तरीका बता देता हूं, दिमाग में रखना। सर अगर हम सोडियम की बात करें Na+ और अगर हम H2O की बात करें, H2O का मतलब H+, तो आप बोलोगे सर Na+ और H+ में अगर दोनों का रिडक्शन होना है, दोनों का क्या होना है सर, रिडक्शन होना है, तो रेस में फर्स्ट कौन आएगा, तो रेस में फर्स्ट इसको आना चाहिए और रेस में सेकंड इसको आना चाहिए। कहां पे, लेकिन होता क्या है, लेकिन होता क्या है सर, होता यह है कि पहले सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाता है। इसको एक्सप्लेन किया जाता है एसआरपी के बेसिस पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने अभी एसआरपी के बारे में बहुत ज्यादा बातें जानी नहीं होंगी, आपने अभी एसआरपी के बारे में बहुत ज्यादा बातें जानी नहीं होंगी। अगर आप एसआरपी को अच्छे से समझते हो, अगर आप एसआरपी को अच्छे से समझते हो तो आज के लेक्चर में कमेंट कर देना सर एसआरपी के बारे में सब कुछ पता है। अगर मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर आया कि सब कुछ पता है, तो मैं एसआरपी के बारे में और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, मैं एसआरपी के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। थोड़ी बहुत चर्चा इसकी, थोड़ी बहुत चर्चा इसकी रेडॉक्स रिएक्शन में, थोड़ी बहुत क्या कॉन्सेप्ट तो रेडॉक्स में समझा रखा है लास्ट में एनसीईआरटी ने, है ना। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो बता दीजिएगा। नॉर्मली क्या बोलते हैं कि इसको चलो 12वीं में पढ़ा देंगे, तो जैसा भी है वो आप मेरे को बता देना, फिर वी विल बी डिस्कसिंग कि एसआरपी क्या होता है और उससे बहुत सारे सवाल भी अपन कर सकते हैं। हाँ, तो Na जो है वो सेकंड होना चाहिए रेस में और H+ फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन जीतता कौन है सर, लेकिन जीतता कौन है सर, जीतता सोडियम है। जीतता कौन है सर, सोडियम जीतता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, इसके पीछे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, पर आप बस इतना याद रखना कि एवरीथिंग इज फेयर इन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बस Na और Hg का जो प्यार है ना, उसके चक्कर में बेचारा हाइड्रोजन जीते हुए रेस को भी हार जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे चलते हैं सर, हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। तो अभी हम बात किसकी कर रहे थे सर, हम बात कर रहे थे NaOH की। हम बात किसकी कर रहे थे सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। NaOH की बाकी प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ लेंगे, यूजेस भी इसका पढ़ लेंगे। मैं आपको इसके रिएक्शंस बताता हूं, मैं आपको इसके रिएक्शंस बताता हूं। जो रिएक्शन बता रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसके रिएक्शंस ऑफ NaOH बताता हूं सर। वैसे तो बहुत सारी बातें आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो और 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारी बातें पता भी नहीं होती हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमें बहुत सारी बातें पता नहीं होती हैं, पर फिर भी इसके रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये कई फेज में रिएक्शन करता है। देखो कई फेज में रिएक्शन करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो NaOH काम करता है किसका, एज अ गुड बेस। किसकी तरह काम करता है सर, एक अच्छे बेस की तरह काम करता है। दूसरा काम ये किसकी तरह करता है सर, तो दूसरा काम ये कॉम्प्लेक्सेशन में भी मदद करता है। कई बारी कॉम्प्लेक्सेशन का भी काम करता है। कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना मतलब ये एक रिएक्शन है सर, अपने दिमाग में रखना। और ये किस चीज का काम करता है सर, और ये कई बारी पीपीटीज भी बना देता है सर, प्रेसिपिटेट भी बनाता है। तो 3 टाइप के रिएक्शन इसके होंगे। 3 टाइप के रिएक्शन को हम अलग अलग हेड में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस वही रिएक्शन दिखाऊंगा जिसमें कॉम्प्लेक्सेशन ना हो रहा हो। अभी मैं आपको बस वही रिएक्शन दिखाऊंगा जिसमें कॉम्प्लेक्सेशन ना हो रहा हो। क्लियर है। चलिए सबसे पहले लिखिए ए में, सबसे पहले लिखिए ए में। ए में क्या लिखोगे सर, तो रिएक्शन ऑफ NaOH विथ एसिडिक ऑक्साइड। किसके साथ सर, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन ऑफ NaOH विथ एसिडिक ऑक्साइड। हम एसिडिक ऑक्साइड के साथ इनकी रिएक्शन देखेंगे क्योंकि खुद, अच्छा सुनना मेरी बात, एक रिएक्शन NaOH की एसिड के साथ भी होती है। एसिड के साथ रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताओ, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, तुम सबको पता है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं करा रहा, मैं ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। तो सबसे पहले हम एसिडिक ऑक्साइड के साथ NaOH की रिएक्शन करवाएंगे। एसिडिक ऑक्साइड क्या क्या होता है सर, तो जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, इसकी, अच्छा कैल्शियम तो बेसिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सही बोला सर आपने। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH एक्वस के साथ। प्रोडक्ट अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, मैं सारे प्रोडक्ट एक साथ लिख दूंगा।
उसके बाद अगर मान लो SO3 की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, एक्वस के साथ, फिर मान लो आप जो फेमस ऑक्साइड्स को जानते हो उनको ले लेते हैं। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ। ये 2-3 रिएक्शंस NaOH के साथ देख लो तो तुम्हें रफली आइडिया लग जाएगा। वैसे इसके सारे रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसके सारे रिएक्शंस हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है, पर फिर भी अगर आप इनके साथ देखोगे तो याद रखना CO2 के साथ। अब CO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? CO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो ये +4 वाले एसिड का सॉल्ट बनाता है, +4 वाले एसिड का सॉल्ट बनाता है, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा, Na2CO3 और साथ में पानी। सिंपल है सर। इसकी बात करें तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बना देगा, तो ये बना देगा Na2SO4 प्लस पानी। इसकी बात करें सर, इसकी बात करें तो N2O5 के साथ जब NaOH मिलेगा तो यहां पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या बना के देगा? ये आपको सोडियम नाइट्रेट बना के देगा। मतलब नाइट्रिक एसिड का H+ गया, सोडियम आ गया, तो NaNO3 प्लस पानी। तो ये सभी रिएक्शन है विथ NaOH एसिडिक ऑक्साइड के साथ। ये सभी रिएक्शन है NaOH की एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। ये सभी रिएक्शन है NaOH की एसिडिक ऑक्साइड के साथ। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। इसके बाद हम बात करते हैं बी में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ भी ये रिएक्ट करेगा। बी में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ NaOH विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड्स के साथ सर? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑक्साइड जो सामने वाले को देख के एसिड या फिर बेस में बदल सकते हैं, अपना नेचर बदल लेते हैं सर। तो रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है सर? तो सेम एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसके साथ एसिडिक बिहेव करते हैं, और एसिडिक बिहेव करेंगे तो ये अपने सॉल्ट्स बना के देगा और H2 रिलीज करता है। तो याद रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं NaOH क्या करता है? रिलीजेस H2 गैस। क्या रिलीज करता है सर? H2 गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है सर? H2 गैस रिलीज करता है। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सी बात थी सर। कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं। आप बोलोगे सर आप बार बार रॉकेट साइंस क्यों बोलते हो? रॉकेट साइंस इसलिए, मतलब कोई भी चीज जब बहुत कठिन होती है तो वी कॉल इट रॉकेट साइंस, मतलब उसमें बहुत भयंकर साइंस लगती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम रिएक्शन करा रहे हैं। किसकी करा सकते हैं? मान लो बेरिलियम ऑक्साइड की करा दी। पहले तो लिख लेते हैं, रिएजेंट तो सेम है ना सर सभी केस में, NaOH। आप बोलोगे सर इतनी रिएक्शन लिख रहे हो, याद कैसे रहेगा? अबे रिएक्शन याद नहीं रखनी है, आइडिया याद रखना है। तुम देख के तो सब्सटेंस को पहचान लोगे, एसिड है, बेस है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इतना तो पहचान लोगे। और जब इतना पहचान लोगे तो तुम्हें रिएक्शन लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं सर। और इनऑर्गेनिक को लिख पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका याद रखना, अपने आप से ये लेक्चर जब भी जाता है, मेरे हिसाब से 6 बजे लेक्चर लाइव होता है, तो आप अपने हैबिट में एक बात बना लो, जब तक लिखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बस एक बार तो नोट्स बनाओ। मैं अपने लेक्चर में 2 बातें ध्यान रखना, मैं अपने लेक्चर में इसी के लिए नॉर्मली ये चीज इंक्लूड करता हूं कि सब कुछ लिख के ना लाऊं। आई प्रेफर टू राइट इट ऑन। खुद लिखता हूं सर मैं। खुद लिखने से 2 फायदे कि आप साथ बैठ के नोट्स बना सकते हो, और एक चीज और अच्छी है कि आप 1.25x और 1.5x पे भी देख के नोट्स बना सकते हो। तो जब मैं लिख रहा हूं आप भी लिखो, नोट्स बनते रहेंगे आपके। और नोट्स बन गए, एक बार पढ़ो और उसको खुद से लिखो। चाहे याद हो तो लिख लो, और नहीं याद हो तो देख देख के लिखो सर। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं सर, आने वाले, अभी मान लो ये चैप्टर होगा और एक P ब्लॉक है, 2 चैप्टर जो बात मैंने बोली ना उसको फॉलो करके अगर नहीं बढ़िया हो गया सब कुछ तो बताना फिर तुम।
तो फिर तुम मुझे 7 दिन के बाद कहना कि नहीं सर नहीं हो रहा है ठीक से, 7 या 5-6 दिन जो भी है ना। आगे आते हैं, NaOH की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे सर? NaOH की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? तो NaOH की रिएक्शन मान लो मैंने बेरिलियम ऑक्साइड के साथ की, मान लो मैंने जिंक ऑक्साइड के साथ की, मान लो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ की, इन सभी के साथ इनकी रिएक्शन कर सकते हैं, हाँ या ना? इन सभी के साथ इनकी रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? बोलो बोलो बोलो। यस सर कर सकते हैं। तो ये सभी आपको क्या बना के देंगे? ये आपको बना के देगा सोडियम बेरिलेट प्लस ऑक्सीजन, सॉरी प्लस हाइड्रोजन, सोडियम बेरिलेट। तो ये जो आयंस होते हैं ना, ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जो आयंस होते हैं ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपको क्या बना के देगा सर? ये आपको बना के देगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको क्या बना के देगा सर? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2 गैस। ये प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सर। नाम अगर बताऊं तो सोडियम बेरिलेट, नाम अगर बताऊं तो सोडियम जिंकेट, नाम अगर बताऊं तो सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखिएगा ये सारे कंपाउंड्स, इसमें से खास करके इसकी चर्चा तो आगे भी होगी सर जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे 12th क्लास में। चलिए वापस आते हैं सर। ये सारी रिएक्शन आपने कॉपी कर ली होगी, ये सारी रिएक्शन आपने कॉपी कर ली होगी। इसके बाद हम आते हैं सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में लिखिए रिएक्शन ऑफ NaOH विथ नॉन मेटल्स। किसके साथ रिएक्शन करेंगे सर? नॉन मेटल्स के साथ। तो नॉन मेटल्स के साथ बड़ी मजेदार रिएक्शन होती है, नॉन मेटल्स के साथ बड़ी मजेदार रिएक्शन होती है। इसकी क्या रिएक्शन होती है? तो याद रखना नॉन मेटल्स, NM लिख दूं, नॉन मेटल्स डिसप्रपोर्शनेट इन NaOH। NaOH में नॉन मेटल डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है सर। NaOH में नॉन मेटल्स जो है वो सारे के सारे नॉन मेटल क्या हो जाते हैं सर? डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक ही सब्सटेंस वो ऑक्सीडाइज भी होगा और वो रिड्यूस भी होगा। आप बोलोगे ठीक है सर आपकी बात तो अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है, एग्जाम्पल देके कुछ बता दो। तो हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सर। हमारे लिए एग्जाम्पल से अच्छा और क्या है? एग्जाम्पल से बढ़िया मेरे लिए और क्या होगा? एग्जाम्पल से बढ़िया मेरे लिए और क्या होगा? जैसे मान लो मैंने फास्फोरस लिया, आप सभी को पता है सर फास्फोरस जो है, पहला एग्जाम्पल आप सभी को पता है सर फास्फोरस नॉन मेटल है जो कि P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फास्फोरस P भी लिख दो। वैसे P4 लिखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। P4 की रिएक्शन जब NaOH से होती है, P4 की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो ये क्या बना के देता है सर? तो फास्फोरस का सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने दिमाग में रखना कि कभी भी हैलोजन से रिएक्शन होगी नॉन मेटल की तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उनका लोवेस्ट होगा सर। तो फास्फोरस का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। कहां देखने को मिलता है सर? तो एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं PH3, इसमें देखने को मिलता है। तो एक प्रोडक्ट तो आपको PH3 मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट तो आपको PH3 मिल जाएगा सर। ठीक है, बोलो हां या ना। अब PH3 में ध्यान रखना, PH3 पे भी आएंगे। और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा NaH2PO2, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा NaH2PO2। क्या मिलेगा सर? NaH2PO2। ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे -3 है, और यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आप इसको x मानोगे, x -4 + 3 = 0, तो x = +1। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ। 0 से -3, 0 से +1, दो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको आपको देखने को मिला। PS3 गैस की बात करें तो PS3 गैस का स्मेल कैसा होता है सर? रोटेन। अब आपके मन से तुरंत आवाज आएगी, मैं जिससे पूछता हूं रोटेन बोलने के बाद तुमने अपने सिलेबस में रोटेन एग लाइक स्मेल सुन रखा होता है, पर यहां पे इसका स्मेल कैसा होता है? रोटेन फिश लाइक स्मेल।
कैसा? रोटेन फिश लाइक स्मेल होता है सर इसका। और एक चीज याद रखना, ये गैस बहुत पॉइजनस होती है सर। दिस इज हाईली पॉइजनस गैस भैया, भयंकर पॉइजनस है, हल्का फुल्का पॉइजन नहीं है इसमें, ठीक है, जहरीली गैस होती है सर। आगे आते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया फास्फोरस के साथ। केवल फास्फोरस ही नॉन मेटल है क्या? नहीं सर, बहुत सारे नॉन मेटल है। चलिए उनके साथ भी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन मैं करवाता हूं सल्फर के साथ। अब सल्फर के साथ भी आप रिएक्शन करोगे तो एसिड या कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिड के साथ इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराऊंगा। अब मेरी बात सुनना सर, ये रिएक्शन जो मैं करा रहा हूं ना, ये रिएक्शन जो मैं करा रहा हूं, मैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहा हूं, बट अगर KOH है तो भी यही रिएक्शन होगी सर। हाइड्रोक्साइड आयन में ये काम करते हैं, केवल OH माइनस हो तो भी यही होगा, केवल OH माइनस हो तो भी यही काम होगा। ये क्या करेंगे तो आप इसको देखोगे, मुस्कुराओगे कि SM सर ने बोला था, SM सर ने एक बार ही बोला था कि नॉन मेटल अगर NaOH के साथ हो, अल्कली के साथ हो, तो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, और डिस्प्रपोर्शनेशन में एक प्रोडक्ट तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना ही दो, सोचने का है ही नहीं सर। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट तो सल्फाइड आयन बन जाएगा, S2 नेगेटिव। अब सल्फाइड आयन है, तुम बोल रहे हो सर यहां सोडियम प्रेजेंट है तो सोडियम सल्फाइड बना दो, मैं बोलूंगा जो मर्जी बना दो, उससे मुझे मतलब नहीं है, पर सल्फाइड आयन बनेगा सर। बाकी तुम समझदार हो, भाई तुम भी तो समझदार हो, इतना डिसीजन तो तुम भी कर सकते हो सर। और दूसरा प्रोडक्ट ये क्या बनाता है? दूसरा प्रोडक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है S2O3 2 नेगेटिव। S2O3 2 नेगेटिव की बात करें तो इसको हम कहते हैं थायोसल्फेट आयन। क्या कहते हैं सर? थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन। और ये थायोसल्फेट आयन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थायोसल्फेट आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, इसी के लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। थायोसल्फेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस थायोसल्फेट आयन के बारे में तुमने रेडॉक्स में पढ़ रखा होगा। इसको हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे इसको हम कहां पे यूज करते हैं सर? टाइट्रेशन में। और कौन से टाइट्रेशन में? ऐसा टाइट्रेशन जहां आयोडीन हो, ऐसा टाइट्रेशन जहां पे आयोडीन हो। तो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री में इसको यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बना देता हूं। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर, O-, तो ये हो गया S2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का, एक सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 का। ओवरऑल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? 4 + 0/2 मतलब +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे सर। तो चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम हैलोजन की बात कर लेते हैं। हैलोजन भी इनसे रिएक्ट करते हैं। तो आते हैं सर नेक्स्ट पेज पे। अगर हम बात करें हैलोजन की रिएक्शन NaOH के साथ, और याद रखना ये रिएक्शन केवल NaOH के साथ नहीं है सर, कोई भी हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ये काम करेंगे सर। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? तीसरे में X2 की रिएक्शन। अब X2 की रिएक्शन कभी भी अगर आप अल्कली के साथ कराते हो तो दो केसेस आते हैं। दो केसेस के कारण दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो केसेस आते हैं, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार तो मैं NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा और NaOH लूंगा कोल्ड एंड डाइल्यूट। कैसा लूंगा सर? कोल्ड एंड डाइल्यूट। और एक बार X2 की ही रिएक्शन मैं करवाऊंगा NaOH के साथ, पर इस बार NaOH जो लूंगा वो लूंगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसमें आप बोलोगे सर देखो, एक ट्रिक आपने बताई थी, एक ट्रिक अपन को SM सर ने बताई थी और SM सर पे अपन को भरोसा है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड तो बनेगा ही। X2 पहले क्या क्या हो सकता है इसकी चर्चा कर लेते हैं सर। तो X2 जो है वो हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। फ्लोरीन को इसमें नहीं इंक्लूड करते सर, फ्लोरीन तो F- में ही रहना पसंद करता है। तो एक तो इनका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। फ्लोरीन क्लोरीन मतलब ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो एक प्रोडक्ट तो आपने बोल दिया सर, हमने उसको मान लिया, X- बनेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो, X- ही बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है सर? दूसरा प्रोडक्ट जब हम कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हैं तो ये आपको एक्सो- बना के देता है, और जब हम
हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो ये आपको 103 माइनस बना के देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर देखोगे तो ये +1 में है और ये +5 में है सर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है सर। एग्जाम्पल ले ले, ऐसे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। चलो क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आओ क्लोरीन को NaOH से रिएक्ट करवाए, NaOH से रिएक्ट करवाया, यहां पे बोल दिया डाइल्यूट। क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, यहां पे बोल दिया कॉन्सेंट्रेटेड। बता दो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, बता दो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो NaCl बन जाएगा। NaCl में Cl-1 ये +1, तो Cl- X- खेल गए। यस सर। अगर यहां KOH होता तो KCl बन जाता, और साथ में क्या बनेगा XO-, XO- मतलब ये बनेगा OCl-, तो Na के साथ ये मिलके बनाएगा NaClO। क्या लिखेंगे? NaClO। इस पूरे पे जो चार्ज है इस पे तो +1 और इस पूरे पे चार्ज -1, ये क्रॉस क्रॉस होकर ऐसा बनता है। ऑक्सीजन पे -2, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आएगा सर? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +1 आ जाता है। इसके साथ बात करें तो आप बोलोगे सर Na और Cl, पहले तो NaCl बना देंगे, मतलब X- वाला +1 -1, और Cl2 जब OH- के साथ कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो XO3 बनाता है, मतलब ये बना के देगा NaClO3। क्या बना के देगा? NaClO3, ये Na+ और ClO3 पूरे पे माइनस। तो ये है आपकी पूरी रिएक्शन, ये है आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन। ये रिएक्शन जेई में बहुत बार आ चुकी है सर। ये रिएक्शन जेई में पता नहीं कितनियों बार पूछी जा चुकी है। ये रिएक्शन जेई में पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है सर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलिए आगे आते हैं सर, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की। विद दिस अल्कली मेटल समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें, अगर हम बात किसकी करें सर? अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में सुनिएगा कुछ कुछ बातें ध्यान से। अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। पहली सारी चीजें तो आपको बता दी है कि सर अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, सर अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सभी अल्कलाइन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। दूसरी बात, बेरिलियम जो है, बेरिलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। रिएक्शंस भी बता दी इसकी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको फ्लेम कलरेशन दिखाते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, और साथ ही साथ हमने इनका सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया भी देख लिया। अब बाकी की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, बाकी की प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ली है, तो सबसे पहले आप लिखिए रिएक्टिविटी विथ किसके साथ भैया इसकी रिएक्शन कराएंगे? सबसे पहले किसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे? तो सबसे पहले रिएक्टिविटी विथ वाटर। मैंने बोला ना वाटर और एयर के साथ ये ज्यादा कंबाइन करते हैं, तो पहले वाटर के साथ रिएक्शन करा ली। वाटर के साथ इनमें सभी में रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? बेरिलियम की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं सर? बेरिलियम की। किसकी चर्चा कर रहे हैं सर? बेरिलियम की। बेरिलियम की रिएक्शन पानी में 3 तरीके से करेंगे। आपको पता अभी ठंड का महीना चल रहा है, गर्मी पूरी तरीके से आई नहीं है। ठंड का महीना चल रहा है, गर्मी पूरी तरीके से आई नहीं है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन जो हम करेंगे वो हम करेंगे कोल्ड वाटर के साथ। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करेंगे हॉट वाटर के साथ, और उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करेंगे स्टीम के साथ। पहले कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर, फिर स्टीम। अब होता गया है, जब बेरिलियम को बोली उसकी मम्मी चल नहाओ, बेरिलियम बोला ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडी मौसम है, तो नो रिएक्शन। क्या सर? डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट ही नहीं करेगा सर। फिर इसकी मम्मी ने बोला गर्म पानी से नहा ले, ये बोलेगा नहीं नहीं गर्म पानी से भी नहीं नहाऊंगा, कल ही तो नहाया था। तो हॉट वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं। फिर इसकी मम्मी बोलेगी जाओ वहां पे ना एक नया स्टीम बाथ वाला सिस्टम बना है, 5 रुपया में स्टीम बाथ लेने दे रहे हैं, तो या फ्री में स्टीम बाथ लेने दे रहे हैं कि जाओ देखो कैसा होता है। तो स्टीम बाथ लेने तो फ्री में कोई भी चला जाएगा सर। तो बेरिलियम भी बोलता आओ चलो स्टीम बाथ लेके आते हैं। और जब कभी भी कोई मेटल
जब कभी भी कोई मेटल या जब कभी भी कोई एलिमेंट, मैं कहूं मोर स्पेसिफिकली, याद रखना स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके वो अपना ऑक्साइड बनाता है। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, कोई एलिमेंट ई अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ, तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा और साथ में H2 लिबरेट करेगा। और अगर यही ई किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा सर, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कुछ H2 रिलीज नहीं करेगा। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे रिएक्शन में क्या होगा, ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड BeO, और साथ में H2 गैस लिबरेट कर देगा सर, और साथ में H2 गैस लिबरेट कर देगा। आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बेरिलियम इतना जिद्दी क्यों है, तो छोटा बच्चा है बेरिलियम सर, इस ग्रुप में सबसे छोटा साइज का, सबसे छोटे साइज का। छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, छोटे बच्चे रो दे कि नहीं नहाना है तो मान जाते हैं घर वाले, और तुम बोलो कि नहीं नहाना है तो बोलेंगे तो कभी तो नहाते ही नहीं हो, कुछ तो करो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, नहा भी नहीं रहे हो। आधे माता पिता तो घर में ऐसा कहते हैं कि भैया तुम सुबह उठ के नहा लो, बाकी कुछ मत करो। फिर जब तुम नहा लोगे तो बोलेंगे अब नहा लिया तो पढ़ भी लो, है ना। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप है। पहले कहेंगे कि अरे यार सुबह उठ जाया करो यार, देखो बाकी तो कोई मेरे को लेना देना नहीं, पर तुम सुबह नहीं उठते बहुत गुस्सा आता है। पिताजी आप कैसे कहते होंगे, सुबह उठ जाया करो, सुबह उठ गए, बोलेंगे अब जब उठ भी गए हो तो नहा लो। मान लो अगले 4-5 दिन नहाना शुरू कर दोगे, आप बोलेंगे जब नहा लिया तो इधर उधर का ताक रहे हो गाय की तरह, पढ़ लो। है ना। तो वापस आते हैं, चलिए उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं किसकी, मैग्नीशियम की। उसके बाद रिएक्शन किसकी करवाते हैं, मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा हो गया है, जिम्मेदार मेंबर है इस फैमिली का, तो मैग्नीशियम भी, लेकिन ठंड में ठंडे पानी से तो नहीं नहाएगा, ठंडे पानी से तो नहीं नहाएगा सर। फिर इसकी रिएक्शन हम हॉट वाटर के साथ कराएंगे, और फिर इसकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ कराएंगे। तो पानी का सबसे रिएक्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है सर, पानी का सबसे रिएक्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है सर, पानी का सबसे रिएक्टिव फॉर्म स्टीम होता है। कोल्ड वाटर के साथ इट विल नॉट रिएक्ट, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ ये क्या करेगा सर, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, और साथ में इट विल रिलीज H2। ये गैस है सर, याद रखना, सॉरी ये मेटल Mg है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड एलिमेंट ई जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ही और H2 रिलीज करता ही है। अच्छा H2 यहां पे लिखा नहीं था मैंने, है ना, इट विल रिलीज H2। स्टीम के साथ क्या होगा सर, स्टीम के साथ ऑक्साइड बनाएगा और H2 रिलीज करेगा। तो फर्क है देखो, स्टीम के साथ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और इट विल रिलीज H2 गैस। स्टीम के साथ ये अपना ऑक्साइड बनाएगा और इट विल रिलीज H2 गैस। और बाकी के बात करें, बाकी के मेंबर बेचारे भोले भले आदमी, बूढ़े बुजुर्ग लोग, इस फैमिली के बूढ़े बुजुर्ग लोग की रिएक्शन किसी के साथ भी करवा दो यार, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये खुद ही सुबह उठ के 6 बजे तक नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे रहते हैं। तो इनकी रिएक्शन किससे होगी सर, कोल्ड वाटर से करा दूं। अगर कोल्ड वाटर से कोई रिएक्ट कर रहा है तो बाकियों से रिएक्ट कर ही जाएगा। ये क्या बनाएंगे सर, ये अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो मैं केवल हाइड्रोक्साइड लिख दूं तो चल जाएगा, बोलो नहीं, ठीक है सर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 रिलीज करेगा। अगर स्ट्रोंशियम होता तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 रिलीज करेगा। अगर बेरियम होता तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 रिलीज करेगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जैसे मैंने एक सवाल करवाया था बेरियम सल्फेट से लेके बेरिलियम सल्फेट से लेके बेरियम सल्फेट तक, और वहां पे मैंने आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपसे पूछा, और आप में से आधे से ज्यादा लोग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहे हो और बोले सर आपने तो गलत लिख दिया, डिक्रीजिंग होगा। अब सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी दो डिफरेंट चीज हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में घुलना, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब गर्म करने पे कितनी सहनशीलता है, वो दोनों दो बातें हैं सर। तो ये रिएक्शंस आपने लिख ली, दीज आर रिएक्शन विथ किसके साथ रिएक्शन है सर, तो आप बोलेंगे ये सभी रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन है किसकी सर, बोलो तो पानी के साथ इनकी। ये सभी रिएक्शन है किसकी सर, पानी के साथ इनकी। अब हम आते हैं पानी के बाद हवा, है ना। दो चीजों के साथ सबसे ज्यादा कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, मतलब मौका मिलेगा उसको रिएक्ट करने का। सेकंड में लिख रहा हूं रिएक्शन विथ एयर, सेकंड में लिख रहा हूं रिएक्शन विथ एयर। और एयर में क्या क्या होगा सर, एयर में ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, एयर में ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। अगर हम बात करें पहले नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ए में लिख देते हैं विथ नाइट्रोजन।
ए में लिख देते हैं विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ये सभी कैसे रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन के साथ ये सभी कैसे रिएक्ट करेंगे, तो दे ऑल विल फॉर्म नाइट्राइड्स, अपने अपने नाइट्राइड्स बनाएंगे। तो अल्कली मेटल मैं लिख देता हूं M प्लस N2, M तो सॉलिड होगा, N2 गैस होगा, ये क्या बना के देंगे, ये M3N2 बना के देंगे, जहां पे M क्या है सर, M है सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल, सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, नाइट्राइड कहते हैं। नाइट्राइड का मतलब मैं कुछ आयन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ आयन यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक आयन होता है नाइट्राइड, एक आयन होता है नाइट्राइड। नाइट्राइड का मतलब मैं जैसे बोल रहा हूं ना यार, याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का दो ही तरीका, बोलो लिखो, बोलो लिखो, बोलो लिखो, और दिमाग में बैठ जाएगा बस। नाइट्राइड की बात करें तो नाइट्राइड का मतलब एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस, एक आयन होता है अजाइड, अजाइड का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव, एक आयन होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब है NO3 पे 1 नेगेटिव, और एक आयन होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट का मतलब NO2 माइनस, नाइट्राइट का मतलब NO2 माइनस। तो ये सब दिखने में लगभग एक जैसे ही हैं सर, तो कंफ्यूज आ जाते हैं। किसी ने बोला नाइट्राइड और तोतला के बोल दिया, तो तुम लिख दोगे नाइट्राइट, तो उससे पूछ लेना भैया IDE या IT, सही सही बताओ, ठीक है, IDE या IT सही सही बताओ। फिर हम बात करेंगे किसमें सर, ए की तो बात हो गई, ए की चर्चा समाप्त। बी में बात करेंगे रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सर, O2। O2 के साथ भी रिएक्शन दो तरीके से, O2 के साथ भी रिएक्शन दो तरीके से। पहला लिमिटेड ऑक्सीजन, पहला लिमिटेड ऑक्सीजन। अगर आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, अगर आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो ये सभी मेटल M ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना के देंगे, तो ये आपको MO बना के देंगे। और यहां पे MO जो है इनका ऑक्साइड है, यहां पे MO जो है इनका ऑक्साइड है। और अल्कली मेटल M कौन होगा सर, M होगा ऑल AEM, सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल, सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल यही काम करेंगे सर, और कुछ इनको आता जाता है भी नहीं। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं सर। तो चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, रिएक्शन विथ लिमिटेड ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। अब हम बात करेंगे, 1 लिखा था यहां पे, 2 लिख लेते हैं। रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर हम बात करें, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर हम बात करें, तो मेटल M रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। जब ऑक्सीजन एक्सेस में है, जब ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो हमें 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट सर, सबसे पहला तो इनका MO ही है जो ऑक्साइड है, दैट इज ऑक्साइड। और दूसरा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है MO2। और यहां पे ये जो MO2 है, याद रखना, अल्कली मेटल में जो KO2 था वो सुपर ऑक्साइड था, पर इसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने के कारण यहां पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज +2, दिस इज -2। तो ये क्या है सर, परऑक्साइड है। तो व्हाट दे फॉर्म, दे फॉर्म परऑक्साइड्स। ये परऑक्साइड्स बनाते हैं सर। क्या बनाते हैं भाई लोग, ये परऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड बनता है, नहीं बनता है सर, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि सुपर ऑक्साइड के लैटिस में फिट नहीं होते। और दूसरी बात, सुपर ऑक्साइड के लैटिस में आने पे लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें, लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो जब ये, जैसे कि मान लो M+ और O2 2 नेगेटिव मिलेंगे, ये आयन अपने गैसीय स्टेट में मिलेंगे और गैसीय स्टेट में मिलके क्या बना के देंगे आपको, ये क्या बना के देंगे सर, M2+ है ना, MO2 होल ट्वाइस बना के देंगे। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है। और इस रिलीज एनर्जी के बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड नहीं बन पाते। और यहां पे यही बात है कि ये लैटिस एंथैल्पी ही वह बहुत कम होती है। तो क्योंकि रिलीज एनर्जी बहुत कम होती है, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और क्यों देने जाए बहुत ज्यादा एनर्जी, जो चल रहा है चलने दिया जाए। तुम्हारे भी तो नंबर नहीं आते, तो तुम ज्यादा एनर्जी नहीं देते ना सर, बोलते जो चल रहा है चलने दो, पास हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। वैसा यहां पे भी है,
जिसने ये आदत बदल ली वो बहुत तरक्की करता है सर। तो ये बात हो गई रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे कौन कौन सा मेटल ये काम करता है सर? तो अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, इनकी बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये वाले सभी ऑक्साइड बनाते हैं और केवल स्ट्रोंसियम और बेरियम ही है जो क्या बनाता है सर? परऑक्साइड बनाता है। अगेन द सेम रीजन, साइज वाला रीजन। मटर रखेंगे तरबूज के लैटिस में, फंसेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। ये बात आप सभी को समझ में आई? तो हमने दो बातें पढ़ ली, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब हम आते हैं सवाल पे, देखें आप कितना समझते हो। क्वेश्चन नंबर 1, बेरियम की रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ सर? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस में O2 के साथ। प्रोडक्ट बना ए को मैंने पानी में डाला, प्रोडक्ट बना बी। पहली रिएक्शन, ए और बी आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है सर? आइडेंटिफाई ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। दूसरी रिएक्शन में हम क्या करेंगे सर? यहां तो बेरियम लिया था, अब हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने करवाई एक्सेस ऑफ एयर में। कंपाउंड प्रोडक्ट बना ए, इसको हमने हाइड्रोलिसिस किया, पानी में इसको डाला, प्रोडक्ट बना बी। आपको आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर पहले कमेंट करना, देखने के पहले है ना, इस वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। सर ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्या किया होगा, आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अपना एफर्ट तो लगाना ही चाहिए सर, अपना एफर्ट तो लगाना, सीखना है तो अपना एफर्ट तो लगाना ही चाहिए। अगर हम बात करें सबसे पहले वाले रिएक्शन में, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और अभी मैंने ऊपर लिखा कि मेटल एम जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तीनों तो ऑक्साइड बनाएंगे और ये क्या बनाएंगे सर? परऑक्साइड्स बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, बेरियम का परऑक्साइड बन जाएगा। तो पहले वाले केस में यहां पे BaO2 बनेगा सर, पहले वाले के केस में यहां पे BaO2 बनेगा। अब इस BaO2 में जैसे ही हम पानी डालेंगे, तो परऑक्साइड में पानी डालना याद करो भैया, परऑक्साइड में पानी डालना याद करो। तो सॉरी, परऑक्साइड में जब हम पानी डालेंगे, देखो किसी में भी पानी डालना, किसी की रिएक्शन वाटर के साथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, किसी की रिएक्शन पानी के साथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या करेगा सर? पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करके ये आपको बना के देगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, और साथ में H2O2। तो आपने ए को आइडेंटिफाई कर दिया, बेरियम परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? परऑक्साइड सर। बी क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O2। अगर हम इसकी बात करें दूसरे वाले रिएक्शन की, तो दूसरा वाला रिएक्शन ही मजेदार है सर, दूसरा वाला रिएक्शन ही मजेदार है, अपने आप में रिएक्शन ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, इस रिएक्शन को नीचे लिखता हूं। दूसरा रिएक्शन जो मेरा था वो था मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई सर? एक्सेस ऑफ एयर के साथ। अब एक्सेस ऑफ एयर में आप में से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लोगों ने, आप में से गारंटी के साथ मैं कहता हूं 90% लोगों ने तुरंत आंसर लिखा होगा और बना दिया होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम खुद रिएक्शन लिखोगे यार, सिखाना मेरा काम है, रिएक्शन तुम खुद लिखने लगोगे, बस मैं जो कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको करते जाओ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे बना मेरे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही बना, तो यहां तो पहली बात, यहां तो परऑक्साइड बनेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम ये परऑक्साइड बनाते ही नहीं है, ये केवल और केवल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सर क्या यहां पे मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं बनेगा, Mg3N2 नहीं बनेगा? ये कैसे बन जाएगा सर? अरे ऐसे बनेगा कि एयर में तो O2 और N2 दोनों होते हैं ना भाई, एयर में तो O2 N2 दोनों होता है भाई, और जब दोनों होगा तो दोनों बनेगा। तो आप में से कितने बच्चों ने ये ट्रिक मिस की, जरूर कमेंट में लिखना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसको कैच कर लिया होगा। और जैसे ही मैं इसको फिर पानी में डालूं,
पानी में डालूंगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्शन, तो ये वाले भाई साहब हमें बना के देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाले भाई साहब हमें बना के देंगे। तो देखो इसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका तुम्हें सिखा दे रहा हूं। इसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, ऐसे आयनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोलिसिस होती है तो तुम केटायन और एनायन पहचान लो। तरीका क्या है, केटायन और एनायन पहचानो। केटायन क्या, Mg2+, एनायन क्या, N3-। और पानी में वैसे कटायन अनायन नहीं होता है सर, पानी में वैसे कटायन अनायन नहीं होता है, पर सवाल को आसान तरीके से करने के लिए आप बोल सकते हो चलो मैंने माना एक H+ और एक OH- है पानी में, मान लिया। ऐसा होता नहीं है सर। आप आगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁷ होता, बहुत ही छोटा है, पर ऐसा होता नहीं है, पर मान लिया। अब क्या करेंगे, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव को और पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव को चिपका देंगे। तो ये ट्रिक है जिससे आप काम कर सकते हो। और क्या बनेगा सर, आप बोलेंगे दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में इसके साथ N3- और H+ मिलके NH3 बना लेगा, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। तो दूसरे वाले रिएक्शन में ए क्या था सर, दूसरे वाले रिएक्शन में ए क्या था, तो ए ये दो प्रोडक्ट हैं, ये और ये। और बी में क्या क्या बनेगा सर, बी में एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि कॉमन है, दोनों जगह सेम ही चीज बन रही है ना, पर है तो कॉमन। और इसके साथ क्या बन रहा है, अमोनिया, और इसके साथ क्या बन रहा है, अमोनिया। क्लियर है ये बात, समझ भाई? सिंपल है ना मेरे भाई, सिंपल है ना सर। चलिए आगे आते हैं, कॉपी कर लिया होगा। ये बहुत ही मजेदार रिएक्शन था, ये बहुत ही मजेदार रिएक्शन था सर। आगे बढ़े, चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस, फिर हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शन। सबसे पहले कुछ और मतलब ये हो गया मेरे सबसे, दूसरा हो गया था, तीसरे में लिखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऐसे लिख देता हूं, AEM ऑन रिएक्शन विथ, AEM ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड। क्या बनाते हैं सर, हाइड्राइड बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं, हाइड्राइड बना के देते हैं। ध्यान से देखिए रिएक्शन, ध्यान से देखिए रिएक्शन क्या होगी सर। रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल एक मैं ले लेता हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में ले लेता हूं। जैसे बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की रिएक्शन जब BH2 के साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ होगी, तो ये आपको क्या बना के देगा सर, बेरिलियम की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो ये आपको BeH2 बना के देगा, है ना। और ये BeH2 ऐसे अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये BeH2 होल N के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज पॉलीमरिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, पॉलीमरिक फॉर्म में, पॉलीमरिक फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बेरिलियम के बाद बात करो किसके साथ, बेरिलियम के बाद अगर आप मैग्नीशियम के साथ बात करो तो मैग्नीशियम H2 MgH2 भी क्या बना के देगा आपको, ये भी आपको MgH2 बना के देगा, और ये भी पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक बात और याद रखना कि ये दोनों, ऐसे तो एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड जो है आयनिक नेचर के होते हैं, पर ये दोनों हाइड्राइड और साथ में लिथियम हाइड्राइड, ये तीनों कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं सर, ये तीनों कोवलेंट नेचर के होते हैं। कारण क्या है, कारण है 3 कटायन। याद रखना, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर्स को जज करना है तो 2-3 कटायन है जो बहुत ज्यादा कोवेलेंसी शो करते हैं। सबसे पहला कटायन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने वाला कटायन जो होगा एस ब्लॉक में, वो है बेरिलियम 2+। उसके बाद एल्यूमिनियम 3+ आता है, फिर आता है मैग्नीशियम 2+, और फिर आता है लिथियम प्लस। तो उन 4 में से, टॉप 4 में से एल्यूमिनियम तो इस ग्रुप का मेंबर है नहीं, तो 3 आयंस यहां पे। समझ में आ गई होगी आपको बात, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी सर, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी सर। क्लियर है क्या? तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में रहते हैं। ये पॉलीमरिक फॉर्म में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं सर, ये क्या करते हैं, दे फॉर्म ब्रिज बॉन्ड्स। ये क्या बनाते हैं सर, ब्रिज बॉन्ड। तो मैं अब आपको कहां पे ले जा रहा हूं, मैं पहले ही बता देता हूं। ये बनाते हैं ब्रिज बॉन्ड्स, है ना, ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। ये क्या करते हैं सर, ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन की,
कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सर, ये बना के देगा CaH2, जहां पे ये +1 +2 और ये -1, ये आयनिक हाइड्राइड है, सलाइन हाइड्राइड है सर। और याद रखना किसी भी आयनिक हाइड्राइड की एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, फिर से सुनिएगा, किसी भी आयनिक हाइड्राइड की बात करते हैं, आयनिक हाइड्राइड में मान लो मैं कैल्शियम हाइड्राइड ही ले लेता हूं, कैल्शियम हाइड्राइड का एक और नाम है सर, कैल्शियम हाइड्राइड का एक और नाम है, कैल्शियम हाइड्राइड को हम कॉमनली क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को हम कॉमनली कहते हैं हाइड्रोलिथ। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से नाम आया, ये इसका कॉमन नेम है सर। कभी डायरेक्टली पूछ देगा हाइड्रोलिथ में पानी डाला तो क्या होगा, तुम खोजते रहना इधर उधर, ढिबरी लेके खोजते रहना, अरे हाइड्रोलिथ किधर है, तो इसको हाइड्रोलिथ कहते हैं सर, लिख लेना कॉपी में। आयनिक हाइड्राइड में जब आप पानी डालोगे तो क्या होगा, तो इस रिएक्शन को करने के लिए क्या करने का, अरे सर ने एक बार ट्रिक बता दी, एक बार तरीका सिखा दिया, यूज करो उसको। तरीका क्या सिखाया, मैंने बोला आयनिक हाइड्राइड ले लो, ये दोनों तो है नहीं आयनिक, जो आयनिक है उसको ले लेते, कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें पानी डालेंगे। आपको पता है सर ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के पास एक कटायन होगा एक अनायन, मतलब ये +2 है ये -1, पानी के पास एक कटायन होगा एक अनायन, कटायन क्या है सर H+, अनायन क्या है सर OH-। वैसे कटायन अनायन होता नहीं है, पर हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल, तो अच्छी बात है, चलने दो, पर होता नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। कोई बोले कि क्या इसके पास कटायन है, आप सब सर मना कर देना सर, बोलना नहीं ये पोलर है, कटायन तो नहीं होता इसमें, ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका H+ H- के साथ और इसका OH कैल्शियम के साथ, तो क्या बनेगा, तो CaOH होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस लिबरेट करेगा। तो ये सभी हाइड्राइड पानी में H2 गैस लिबरेट करते हैं, ये सभी हाइड्राइड पानी में H2 गैस लिबरेट करते हैं। H2 कंबस्टिबल गैस होता है, तो हम इसको एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं कई बारी। आगे बढ़े क्या, क्लियर है। अच्छा मैंने यहां पे बोला कि ये सभी ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे, ये सभी क्या बनाएंगे, ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे। तो ब्रिज बॉन्ड का डिस्कशन हम कहां पे करेंगे सर, ब्रिज बॉन्ड का डिस्कशन हम कहां पे करेंगे, तो ब्रिज बॉन्ड को अभी एक बार के लिए आप स्टॉप कर दें, इसको यहां पे ऐसे लिख दें होल्ड, ब्रिज बॉन्ड को अभी के लिए आप लिख दें होल्ड, पी ब्लॉक के अंदर, कहां पे, पी ब्लॉक के अंदर। हम पहला या दूसरा लेक्चर में, पी ब्लॉक के अंदर हम पहले या दूसरे लेक्चर में यही पढ़ेंगे सर, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं पुनीत सर से बात कर रहा था, बैक बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट हम वहां पे कवर करेंगे। आगे बढ़ जाएं क्या, चलिए आगे आते हैं। इतना सब कुछ आपने कॉपी कर लिया होगा सर, इतना सब कुछ आपने कॉपी कर लिया होगा सर। ये क्या था, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, और ये सब कुछ हमने बना लिया। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ हेलोजन, अब हम बात करेंगे इनकी रिएक्शन विथ हेलोजन। तो लिखिए चौथी रिएक्शन है ये, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करें, हैलोजन के साथ अगर हम रिएक्शन की बात करें, तो जनरली इन जनरल अल्कलाइन अर्थ मेटल M जो है ये X2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सर, MX2, जहां पे ये +2 है ये -1 है। और ये कंपाउंड मोस्टली इन जनरल ये मोस्टली कैसे होते हैं सर, इन जनरल ये मोस्टली आयनिक होते हैं। अब आयनिक कैरेक्टर से डेविएट कौन करेगा, तो जो बदमाश है बदमाश कौन है, बेरिलियम है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम है ना, तो ये सब आयनिक कैरेक्टर से डेविएट करते हैं। मैग्नीशियम तो कम, बेरिलियम सबसे ज्यादा, बेरिलियम सबसे ज्यादा ऐसा आयन है जो आयनिक कैरेक्टर से डेविएट करता है सर। और यहां पे M क्या है सर, ये लिख लेते हैं, M जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। X क्या है सर, X क्या है सर, यहां पे X जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब सबसे शैतान इसमें बेरिलियम है, तो बेरिलियम के कंपाउंड बनाने में बहुत दिक्कत होता है। याद रखना बेरिलियम फ्लोराइड आप नॉर्मली नहीं बना सकते, बेरिलियम फ्लोराइड आप नॉर्मली नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, अमोनियम आयन लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस BE, NH4 होल ट्वाइस BeF4, इस आयन, इस कंपाउंड को लेते हैं, इस कंपाउंड को लेते हैं। इस कंपाउंड को अगर लिखोगे तो ऐसा भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट और इधर अमोनिया। इसको जब आप हीट करते हो ना, जब आप इसको गर्म करते हो सर, हीटिंग इफेक्ट इसका करते हो, इसको गर्म करते हो, तो सबसे पहले ये अमोनियम आयन में से अमोनिया बाहर आता है, सबसे पहले अमोनियम आयन में से अमोनिया आता है बाहर। उसके बाद अगला, ये 2 हो गया सर, 2 अमोनिया बाहर आ गया, उसके बाद 2 HF बाहर निकल जाता है और साथ में बच जाता है BeF2, तो ये बन गया BeF2। BeF2 बनाने का ये तरीका जेईई मेंस में सीधा सवाल आ रखा है।
सीधा सवाल क्या है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा। दूसरा सवाल क्या आया, BeF2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ऊपर वाला रिएक्शन, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से बना लेते हैं। फिर अगर हम बात करें बेरिलियम के क्लोराइड बनाने के लिए, फिर अगर हम बात करें बेरिलियम का, हमें क्या बनाना है सर, बेरिलियम का क्लोराइड बनाना है। तो बेरिलियम का क्लोराइड बनाने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ। पहले कार्बन रखेंगे और कार्बन के प्रेजेंस में हम क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे। सर क्यों लिया कार्बन, कार्बन पे क्लोरीन को एब्जॉर्ब कराएंगे सर। और टेम्परेचर रखेंगे, और टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, 600 से 800 केल्विन आपकी एनसीईआरटी कहती है, 600 से 800 केल्विन आपकी एनसीईआरटी कहती है। और ये आपको क्या बना के देगा, ये आपको बेरिलियम क्लोराइड बना के देगा, और साथ में CO या फिर CO2 बना के देगा। ये आपको CO या फिर CO2, मोस्टली CO बना के देता है सर। तो ये बन गया बेरिलियम क्लोराइड। फिर बेरिलियम क्लोराइड का एग्जिस्टेंस कैसा होता है, बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे सवाल आता है। अगेन आई विल राइट कि जस्ट पुट इट ऑन होल्ड, हम यहां पे ब्रिज बॉन्डिंग की चर्चा करेंगे। ये ब्रिज बॉन्डेड होता है सर, ब्रिज बॉन्डिंग होती है यहां पे, और ब्रिज बॉन्डिंग हम पी ब्लॉक के शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। ब्रिज बॉन्डिंग में, बनाना बॉन्ड में तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम्हें खुद ताज्जुब होगा कि हम भी ये बात सीख सकते थे, हम भी एडवांस के ऐसे ऐसे सवाल चुटकियों में कर सकते थे ब्रिज बॉन्डिंग सीख के। तो चलिए आगे आते हैं। यहां तक बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यहां तक बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यस सर। फिर एक आधा रिएक्शन है उसको देख लो, एक आधा रिएक्शन है उसको देख लो। ऐसे चलते चलते एक रिएक्शन बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। चलते चलते एक रिएक्शन बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। मान लो आपके पास बेरिलियम फ्लोराइड है या बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम क्लोराइड ले लेते हैं, BeCl2। BeCl2 की रिएक्शन अगर आप LiAlH4 से कराओ, आपको है ना, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में LiAlH4 के बारे में सर ने बता रखा होगा कि LiAlH4 जो है, इसको हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें, तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है मेरे भाई, इसका एक ही काम होता है सर, ये H- डोनर होता है। क्या डोनर होता है, H-, हाइड्राइड आयन देता है। और इसी के लिए इसका रिडक्शन में यूज किया जाता है, रिडक्शन में इसको यूज करते हैं। वैसे ही H- डोनर है, तो कहीं पे भी ये दिखे, कहीं पे भी अगर ये दिखे, तो आपको क्या करना है, क्लोरीन फ्लोरीन ये जो है इसको हटाना है और हाइड्रोजन लगा देना है। तो सिंपली आप यहां से क्लोरीन फ्लोरीन हटाओगे और हाइड्रोजन लगा दोगे, ये आपको क्या बना के देगा सर, ये आपको BeH2 बना के देगा। और BeH2 होल N के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि पॉलीमरिक है। और क्यों, क्योंकि क्या बनाता है सर, क्यों, क्योंकि ये क्या बना के देता है, ये आपको बना के देता है, क्या बना के देता है सर, तो ये आपको बनाता है ब्रिज बॉन्डिंग। और साथ में लिथियम से बनेगा LiCl, एल्यूमिनियम से बनेगा AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डाइमराइज करता है सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डाइमराइज करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ब्रिज बॉन्डिंग वाली, ये बोरोन फैमिली बहुत अच्छे से दिखाती है। वहां पे हम बात करेंगे बोरोन और एल्यूमिनियम को लेकर। और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा मत समझो कि कुछ छोड़ रहा हूं, है ना, ऐसा मत समझो कि कुछ छोड़ दूंगा या कुछ नहीं बताऊंगा, ना ना ना, बिल्कुल ये काम तो करने ही नहीं वाला। जितना एस ब्लॉक मैंने आपको बताया, उतना एस ब्लॉक आप नहीं पढ़ पाओगे सर नॉर्मली। दूसरी बात, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पे जाते हो, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी का रोड मैप बताता हूं। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पे जाते हो, तो सारा काम तो करके मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैंने तुम्हें खाना खिलाना अपने हाथों से शुरू कर दिया, तो तुम कभी खाना सीख ही नहीं पाओगे। और मेरा काम तुम्हें खाना खिला के न्यूट्रिशन देना नहीं है, मेरा काम तुम्हें खुद पैरों पे खड़ा कर देना है कि तुम खुद न्यूट्रिशन खोज के ले सको। तो कुछ चीजें जो आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूं, क्या पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे कि आपको मिलेगा बेरिलियम की डिफरेंसेस विथ एईएम, अल्कलाइन अर्थ मेटल या मैग्नीशियम। और साथ में क्या मिलेगा, बेरिलियम की सिमिलैरिटीज विथ एल्यूमिनियम। ये दो बातें आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपके समझ में ना आए। अगर कोई पॉइंट ना आए, तो मैंने आपको क्या बोला, आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट एनसीईआरटी का समझा दो। मैं बिल्कुल समझाऊंगा सर,
मैं बिल्कुल समझाऊंगा, पर ये बस रीड करने वाली बात है सर, ये सारी बातें आपको पता है। सर ने कुछ बातें आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारी बातें बता दी होंगी, बहुत सारे रिएक्शन मैंने आपको अभी बता दिए, तो बस ये रीडिंग करने की देर है और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मिलेगा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मिलेगा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको एक बात और कहता हूं, अपन जेई के स्टूडेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पहले भी समझ नहीं आता था, अभी भी समझ नहीं आता है, तभी तो बायोलॉजी छोड़ा। या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो जिनकी बायोलॉजी भी होगी, इसको रीड कर लेना सर। इसमें बस यही दिया है कि कितना पोटेशियम होगा ब्लड में, तो ब्लड शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर ऐसा होगा, ये होगा, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब कहानी लिख रखी है, रीडिंग करनी है सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पर हाँ, रीडिंग करना अनिवार्य है सर, यू हैव टू रीड इट, पढ़ना जरूरी है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप रीड कर लोगे और ये वाला पोर्शन आप रीड कर लोगे। मेरे को कमेंट में लिख देना। इतनी छोटी छोटी बातों के साथ तो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं ना, कि तुम्हें जेई तक पहुंचाने का सारा बीड़ा मैंने ही उठा रखा है, कि तुम भी थोड़ी मेहनत करने को तैयार हो। 2-4 कदम तुम भी चलोगे ना यार, कि सब मैं ही कर दूं, बता देना भाई। अगर ऐसा है कि सब आप कर दो सर, तो वो भी मैं कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। AIEEE 2004 सवाल क्या है? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स, 1 मोल इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कराई, क्या बनाएगा? तो फटाफट बोलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे Mg3N2, इसमें डाला पानी, ये क्या बना के देगा सर? इसका H+ इसके साथ, इसका OH- इसके साथ, तो आप बोलोगे ये बन गया MgOH होल ट्वाइस और साथ में NH3। अब बैलेंस भी तो करना होगा चाचा, तो बैलेंस भी करो। यहां पे लगा दो 3, यहां पे 3 लगा दिया तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। नाइट्रोजन के आगे 2 है तो यहां पे 2 लगा दो। H कितने हो गए? 6। OH- कितने हो गए? 6। पानी कितना हो गया? 6। और पूरी रिएक्शन बैलेंस, पूरी रिएक्शन बैलेंस। तो देख लो 2 मोल ऑफ HNO3, बिल्कुल गलत बात है। 2 मोल ऑफ NH3 बिल्कुल सही बात है। 1 मोल ऑफ NH3 बिल्कुल गलत बात है। 1 मोल ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड बिल्कुल गलत बात है। कितना टाइम लगा सर? 15 सेकंड। 15 सेकंड में तुमने जेईई मेंस के सवाल कर दिए। 15-15 सेकंड के सवाल है सर, ऐसा मत सोचो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, ऐसा मत सोचो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। देखो एक सवाल ये आया जेईई में, कब का सवाल है सर? ये जेईई का सवाल है, ये जेईई 2007। जेईई 2007 का मतलब ये जेईई एडवांस कह लो या आईटी जेईई का सवाल है, ऐसा समझ लो। सवाल कह रहा है कि अल्कली मेटल dissolve in liquid ammonia to give blue solution because alkali metals in liquid ammonia give solvated species of type इतना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसके कारण कलर आता है। क्या ये बात सही है? तो सुनिएगा, क्या पहला वाला स्टेटमेंट सही है? आप बोलेंगे यस सर पहला स्टेटमेंट सही है। क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है? तो अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ टाइप इतना, बिल्कुल देता है सर। अमोनिएटेड सोडियम आयन दे रहा था ना, तो ये दोनों ही बातें सही है, पर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही एक्सप्लेनेशन कब होता? जब यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की बात होती, यहां पे हम लिख देता अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की बात होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बट नॉट करेक्ट। एग्जाम्पल नहीं, यहां पे एक्सप्लेनेशन होगा, है ना? यहां पे एग्जाम्पल की जगह आप एक्सप्लेनेशन कर ले। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल है ना सर? अरे ऐसे ऐसे सवाल फोड़ दोगे तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अभी पता नहीं है किस चीज से पढ़ाई कर रहे हो तुम। तुम्हें अभी पता नहीं है किस चीज से पढ़ाई कर रहे हो। एक सवाल ये भी कर लो। चलो सवाल क्या कह रहा है सर? हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा ये कर लिया था ना, हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या क्या देगा सर? ब्लू कलर शो करता है। यस सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लू कलर शो करता है। एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है सर। प्रोड्यूसेस सोडियम अमाइड, छोड़ देंगे तो बनाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, बोलो बोलो, तो हाइड्रोजन करेगा, बिल्कुल करेगा सर। पहला वाला कैसे करेगा सर? कैसे बोल रहे हो? अबे हाईली प्योर है सर, हाईली प्योर है। हाईली प्योर के साथ वैसे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए, हाईली प्योर के साथ वैसे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए। तो हाईली प्योर का मतलब क्या हो गया? कि ब्लू कलर नहीं शो करेगा। हाईली प्योर का मतलब ब्लू कलर शो नहीं करेगा, ब्रॉन्ज कलर शो करेगा, है ना? हाईली प्योर मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मानेंगे, तो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए था। खैर वापस आते हैं, और कुछ सवाल करें या पहले कुछ और बातें पढ़ लेते हैं, कुछ और चीजों पे चर्चा
कर ही लेते हैं सर। चलिए वापस आते हैं। तो इसी के साथ है ना, हमने रिएक्शन देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा सर? इसके बाद यहां तक जाने के बाद जब आप इतनी बातें पढ़ लोगे तो फिर आपको सॉल्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से सॉल्ट्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल के 3 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा सॉल्ट? एक तो सल्फेट, दूसरा कार्बोनेट और तीसरा नाइट्रेट। सल्फेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट, इनके बारे में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी? सबसे पहली बात सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पहली क्लास में बता दिया, पुनीत सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सर। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस्ड सर। सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी को एक दूसरे में ना मिलाएं, दोनों दो अलग अलग बातें होती हैं। अब क्या बचता है? इनके रिएक्शंस, जैसे इनका हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का मतलब है भैया इनको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये सभी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी अल्कली मेटल नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कभी भी किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको ऑक्साइड मिलेगा और साथ में CO2 गैस लिबरेट होकर मिलेगी। दिस इज ऑक्साइड। फिर नाइट्रेट की हीटिंग हमने ऑलरेडी बताई दी है। तो इसी के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे। तो चलिए आगे आते हैं। लिखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। लिखिए अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। हाँ, यूजर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि यूजर्स आप एनसीईआरटी से पढ़ो। इसके बहाने तुम एनसीईआरटी रीड तो करोगे, और एक बार मेरे नोट्स पढ़ लिए, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, 2-3 बार नोट्स लिख लिए जेई मेंस में जाने से पहले, तो मैं तुमको ये गारंटी देता हूं कि तुम अपने वाला जेई मेंस भूल जाओ सर। अभी जो आने वाला है उसमें सवाल तुम करोगे, और अच्छे बच्चे इनऑर्गेनिक के सवाल हिला नहीं पाएंगे, उनको रिएक्शन समझ नहीं आएगा, पर तुम देखोगे बोलोगे अच्छा पानी के साथ रिएक्शन, आओ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ इसकी बात करें तो सबसे पहला कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे वो है क्विक लाइम। क्या है सर? क्विक लाइम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी के घर में पहले पुराने जमाने में पुताई वगैरह हुई होगी। पुताई वगैरह हम देखते होंगे, चूना पत्थर लेके आते हैं, उसको पानी में भिगो के छोड़ देते हैं सर। तो वो जो चूना लेके आते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम कैसे तैयार होता है सर? तो राजस्थान में अरावली के पहाड़ों में आपको एक खनिज मिलता है, आपको एक मिनरल मिलता है, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन की बात करें सर, तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा देखो, लाइमस्टोन इज नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। मेरी बात सुनना ध्यान से, लाइमस्टोन इज नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल लाइमस्टोन कहलाता है। इसका मतलब कि जो लाइमस्टोन होगा उसको हम पहाड़ से तोड़ के निकालते हैं। जब तोड़ के निकालोगे तो उसमें जानवर की हड्डी भी होगी, 2-4 कंकड़ पत्थर भी होंगे, कपड़े उपड़े फंसे होंगे बहुत पुराने जमाने के, पेड़ पौधे के भी उसमें अवशेष पड़े होंगे। तो ये सारी चीजों की मतलब गंदगी के साथ या इसको हम बोलते हैं अनवांटेड इंप्योरिटीज के साथ, जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए इंप्योरिटी है। तो अनवांटेड चीजों के साथ हमें क्या मिलेगा? अनवांटेड इंप्योरिटी के साथ हमें ये स्टोन मिलता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, पर केवल कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बना के देगा सर? ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना के देगा, और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं? क्विक लाइम कह देते हैं सर। क्या कह देते हैं? क्विक लाइम कह देते हैं। क्लियर है क्या? तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आपको और पूछा जाएगा। बाकी आप एक बार प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें बताई दी है। प्लास्टर वास्टर करने में कहीं काम में ले लेते हैं, पोचाड़ा प्लास्टर मतलब वो व्हाइट वॉश करने में। फिर इसके बाद बात करें, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। अब ये वाला जो क्विक लाइम है ना, ये बहुत एनर्जेटिक होता है सर, एकदम
आग लगा देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे, आग लगा देंगे, ऐसे टाइप का होता है। तो इसको बोलते बाबू इधर आओ, पहले इधर आओ, है ना, पहले नहाओ तो तुम, उसके बाद बात करेंगे। नहाते हो नहीं और आग लगाओगे तुम, तो इसको क्या किया जाता है, पानी में नहलाया जाता है। पानी में नहलाने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ H2O, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। मतलब जो बहुत उड़ रहा था ना क्विक लाइम, कि अरे आग लगा देंगे, फाड़ डालेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे, उसको बोला पहले इधर आओ, पहले नहाओ उसके बाद बात करना। नहाने के बाद बोला बहुत ठंडा लग रहा है दादा, कपड़ा उपड़ा दे दो, हम धूप में बैठेंगे, अब कुछ नहीं करना। तो दिस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। ये स्लेकिंग ऑफ लाइम आप सब ने कर रखा होगा, आप सभी ने। वो वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाइट वॉश के लिए जो चूना आता है उसको पानी में डाल देना, वो पानी को पूरा गर्म कर देगा सर, कंटेनर को पूरा गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस स्लेकिंग होती है एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी होता है और डेल्टा H नेगेटिव का मतलब ये प्रोसेस क्या है सर, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है सर? एनर्जी रिलीज। और आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रखा है ये मानते हुए मैं एक चीज और लिख देता हूं, एनर्जी रिलीज। और कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम अंग्रेजी भाषा में एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं सर। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। इसके बाद एक रिएक्शन और चलते चलते बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। इसके बाद एक रिएक्शन और चलते चलते देख लो, तुम भी क्या याद रखोगे। हम आते हैं किस पे सर, अगर आप कभी भी CaOH होल ट्वाइस, मतलब ये स्लेक्ड लाइम है सर, ये क्या है? स्लेक्ड लाइम है। पहले हमने क्या लिया सर? पहले हमने क्विक लाइम लिया, उसमें पानी डाला, स्लेक्ड लाइम बनाया। अब स्लेक्ड लाइम को सुखा लिया है ना, स्लेक्ड लाइम को सुखा लिया मतलब पानी इवेपोरेट करा दिया सबका सब, पानी उसको धूप में रख दिया, अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। और इसमें अगर आप Cl2 गैस पास कर दोगे, Cl2 गैस पास कर दोगे तो ये आपको क्या बना के देता है? इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, साथ में ये क्या बना के देता है सर? कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में CaOCl2, CaOCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड तो हम बाकी इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट की तरह यूज कर लेते हैं, और साथ में है ना इसको तो हम बाई प्रोडक्ट की तरह यूज कर लेते हैं, और पानी को भी उड़ा दिया जाता है सर। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना सर, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना सर, इसको अपन यूज करते हैं, इसको अपन यूज करते हैं किस तरीके से? वी यूज दिस प्रोडक्ट, इसका नाम पहले लिखता हूं, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं कैसे? इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं इन जनरल, जो बोलचाल की भाषा में दुकानों पे मिलता है, दुकानों पे बिकता है ब्लीचिंग पाउडर की तरह। किसकी तरह बिकता है सर? ब्लीचिंग पाउडर की तरह। ये किस नाम से बिकता है? इट सेल्स इन द नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से बिकता है सर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ये बिकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आयंस कौन कौन से होते हैं, सवाल जो जो आता है वही मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आयंस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो आपसे पूछेगा अच्छा इतना जान रहे हो तो थोड़ा आयन भी बता दो, कौन कौन आयन होता है इसमें। तो आप हंसना, बोलना SM सर ने पढ़ाया, बता देंगे चाचा, आप काहे टेंशन ले रहे हो। तो इसमें आयन होता है कैल्शियम 2+, इसमें आयन होता है Cl-, और इसमें आयन होता है OCl-। इन सभी आयन का नाम बता दूं क्या? देखो OCl- अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था क्या? Cl2 की रिएक्शन की थी NaOH के साथ डाइल्यूट मीडियम में, एक तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Cl- बन रहा था, दूसरा OCl-, तो ये वही है सर। OCl- नहीं लिखने का मन करता है तो ClO- लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं। ये आयंस होते हैं सर, ये आयंस होते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करोगे कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पे बात करोगे कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां वाले कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने पे 0 आ गया। तो अगर तुम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम को क्लोरीन पे निकालोगे, सॉरी
क्लोरीन पे निकालोगे, अगर मैंने कैल्शियम बोल दिया तो आई एम सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन पे -1 है, क्लोरीन पे +1 है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन पे निकालोगे तो 0 आएगा, पर 0 होता नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, एक तो +1 और दूसरा -1, ये सारे आयंस इसके अंदर जो मौजूद होते हैं सर। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है सर? ये ब्लीचिंग एक्शन देता है। क्या एक्शन देता है सर? ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है? ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है सामने वाले को कलरलेस कर देता है। कोई भी कलर्ड चीज है ना, उसको कलरलेस बना देता है सर, ऑक्सीडाइज करके उसका कलर हटा देता है। तो ऑक्सीडाइज करके ये कलर रिमूव करता है। कैसे करता है सर? ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है कि कलर पिगमेंट्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करके कलर पिगमेंट्स को हटा देता है। ब्लीचिंग पाउडर से एक बार याद है, मैं बहुत छोटा था, 6वीं 7वीं में था, भैया थे मेरे गांव पे, मैं गया हुआ था, गर्मी छुट्टी का टाइम था, भैया है ना कलर कर रहे थे सच्ची घटना है सर, झूठ नहीं बोल रहा। तो भैया ने बोला कि लाओ तुम्हारा भी कलर कर देते हैं, और उन्होंने बोला ज्यादा पता नहीं चलेगा, तेरा बाल तो वैसे ही काला है, कलर करेंगे तो वैसे भी नहीं पता चलेगा, हल्का फुल्का यार जबरदस्त लगेगा। मैंने बोला कर दीजिए। फिर वो जब करने जा रहे थे ना, बोले यार तेरे बाल पे ना ऐसे रंग चढ़ेगा नहीं, तो पहले एक काम करते हैं, तेरे बाल पे ब्लीच लगाते हैं। मैंने बोला अब आप भैया जो मन करो यार, क्या दिक्कत है। तो पहले मस्त ब्लीच लगाया, ब्लीच लगाने के बाद कलर चढ़ाया, कलर चढ़ाने के बाद जब मैंने धूप में देखा अपने आप को तो मैं समझ गया। तो इससे पहले कि किसी को पता चले खुद ही जाके बाल है ना मैंने बोला भैया 0 का चला दो इस पे, बस बोलो मत, पूछो मत क्या हुआ है 0 मशीन चला दो। वैसे देख लिया था लोगों ने, फिर लोगों ने बोला जाओ पहले एकदम टकला हो क्या हो, तो मैंने बोला भैया टकला मत करो, 0 मशीन चला दो, है ना। तो ब्लीचिंग करने से क्या होता है, डार्क कलर, जैसे मान लो आपका कलर डार्क है तो आप ब्लीच करोगे तो डार्क कलर पिगमेंट्स क्या हो जाएंगे, हटेंगे, और उसके बाद फिर आप कोई भी कलर चढ़ाओगे तो बढ़िया चढ़ेगा, है ना। तो दिस इज ब्लीचिंग एक्शन। समझ गए? बोलो हाँ या ना। समझ गए? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। इसके बाद हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे, इसके बाद हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे, दैट इज, ये पहला कंपाउंड हमने लिया था क्विक लाइम। क्विक लाइम से बहुत सारे कंपाउंड देख लिया ना, अब हम दूसरे कंपाउंड पे आते हैं। दूसरा कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है वो है पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे को लगता है तुम लोगों ने सबने रटा होगा 10th स्टैंडर्ड में। क्या होता है सर? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ऐसे गाना गा गा के याद करते होगे। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट। पूरा नाम वैसे मेरे को नहीं लिखना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो, पर अब लिख दिया तो लिख ही दिया यार, तुम भी क्या याद रखोगे, क्या भले इंसान से पाला पड़ा था। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। मैं जब ये सब टॉपिक पढ़ाता हूँ ना तो मुझे अपने 10th के स्कूल टीचर जो थे ना सर, उनकी याद आ जाती है। ही इज वेरी वेल बिल्ट अप मैन, 6 फीट हाइट, हट्टे कट्टे, मतलब वो दूर से ऐसे बोल देना मिश्रा, तो मिश्रा 5 किलोमीटर में नजर नहीं आएगा मतलब होता ना खौफ होता ना लोगों का, वो सीन है ना। तो दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दिस इज, अच्छा सल्फेट तो अपन ने लिखा ही नहीं है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसकी बात करें तो ये कैसे बनता है सर? तो इसको बनाने के लिए अगेन वी यूज अ मिनरल जिसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है सर? तो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 डॉट 2H2O। अब तुम इसको हीट करो, अब तुम इसको हीट करो, लेकिन थोड़ा सा सावधान सर, थोड़ा सा सावधान। टेम्परेचर जो है वो लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस। जब इस टेम्परेचर पे तुम हीट करोगे, अच्छा सुनना मेरी बात, मतलब 2 बातें हैं। पहले तो हीट करोगे तो टेम्परेचर 100 से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा, और 120 से कम होना चाहिए, 120 से ज्यादा नहीं। इस पे अगर हम कंट्रोल्ड वे में हीट करेंगे, कंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे, तो ये हमें बना के देगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो कि है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जेई मेंस ने पिछले बार सवाल पूछा कि ये तो ठीक है, इतना तो बोल दिया तो समझ में आ गई बात सर, लेकिन अगर हम इसी को हीट कर दे टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है सर? तो तीनों का नाम याद रखना, ये है जिप्सम, ये है पीओपी, और अगर इसी को 120 डिग्री से ज्यादा पे हीट कर दिया तो इस बेचारे के पास जो वाटर मॉलिक्यूल थे सब लेके उड़ा दोगे तुम, सब लेके उड़ा दोगे, और जब सब उड़ जाएगा तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो इसको हम कह देते हैं मरा हुआ चूना, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या कह देते हैं सर? डेड बर्न्ट प्लास्टर। ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये वाला प्लास्टर है ना आपके पास, ये वाला प्लास्टर है ना आपके पास, इसमें पानी डालो जिप्सम बन जाएगा, इसको हीट करो वापस से पीओपी बन जाएगा, फिर पानी डालो जिप्सम बन जाएगा। तो आप घूम सकते हो इधर उधर, लेकिन एक बार बेटा टेम्परेचर गलती से 120 डिग्री ज्यादा कर दिया ना, तो फिर इसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, और उसके बाद फिर एक बार जो चला गया वो लौट के वापस नहीं आता, फिर आप इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाह के भी ऐड नहीं कर सकते। ये जिप्सम वगैरह आपने कहां देखा होगा? आपके घर के बाहर, अगर आपके घर के आसपास होगी, सभी के घर के आसपास होती है, अगर कोई ज्वेलरी शॉप हो तो ज्वेलरी शॉप के आगे आप देखते हो कारीगर बैठे रहते हैं, उनके पास आप सब कुछ देख सकते हो सर, जो भी बात मैंने आपको बताई, कारीगर बैठे रहते हैं सर। तो वहां देखोगे तो वो मोल्ड्स लेके उस पे कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते रहते हैं। मोल्ड किसका होता है? पीओपी और जिप्सम का। उनके पास हमेशा मिलेगा सर पीओपी, आपको हमेशा मिलेगा। पीओपी में पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते ही उस सेट हो जाता, 15-20 मिनट में सेट, मतलब टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें वहां पे आप और क्या देख सकते हो, तो आपने देखा होगा वो लंबे से पाइप लेके फूक फूक के लोहे को गर्म करके मेल्ट करते रहते हैं, लोहा तो नहीं सॉरी, चांदी और सोने को मेल्ट कर करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं सर। वो भी फ्लेम का ही यूज करते हैं, और कभी ध्यान से देखना कि फ्लेम के किस पार्ट का वो यूज करते हैं, ध्यान से देखना सर, फ्लेम के किस पार्ट का, क्या वो मैक्सिमम टेम्परेचर वाले पार्ट का यूज करते हैं? आपको पता चलेगा हाँ, उनको आइडिया नहीं है मैक्सिमम टेम्परेचर का पार्ट क्या होता है, कैसे होता है, पर उनको अपने स्किल से ये बात पता है कि यहां पे सबसे जल्दी हीटिंग होती है। फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर नॉलेज उनके पास बहुत है। तुमको दे दूंगा तो तुम उसको फूंक के बुझा दोगे। चलिए आगे आते हैं सर, यहां तक बात क्लियर है? बोलो, यहां तक फंडा क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये वाला सवाल जेई मेंस 2021 का है सर, 2021 में आया सर ये सवाल जेई मेंस 2021 में आया। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसको समझिए, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, आखिरी टॉपिक है, दैट इज सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन से सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे? तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमेंट जिसको हम कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। क्या कहते हैं सर? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम बात करें, पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइप का सीमेंट जो बनता है वो पोर्टलैंड सीमेंट ही बनता है। सबसे ज्यादा टाइप से हमें पोर्टलैंड सीमेंट ही देखने को मिलता है। पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम बात करूं तो हम 2-3 बातें करेंगे कि सर सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होता है इसका, फिर कॉम्पोजिशन क्या होता है सर इसका, फिर सबसे अच्छा कॉम्पोजिशन क्या होता है, और अंत में जब बना के सीमेंट का बोरी तैयार कर देते तो सीमेंट की बोरी में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, सीमेंट की बोरी में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल क्या क्या होता है सर सीमेंट इंडस्ट्री का। तो रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है रॉ मटेरियल। और इसके साथ में अपन क्या क्या यूज करते हैं सर? मिट्टी, दैट इज क्ले, मिट्टी दैट इज क्ले, क्ले में ही आपको SiO2 मिल जाता है, और कई बार हम SiO2 अलग से भी ऐड कर देते हैं ना, इसी में आपको SiO2 मिल जाएगा, या कई बार अलग से भी ऐड कर देते हैं। एंड साथ ही साथ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें होती है। थोड़ा बहुत सल्फर का भी ऑक्साइड प्रेजेंट होता है सर। तो ये है रॉ मटेरियल, ये है रॉ मटेरियल। सीमेंट मेकिंग के प्रोसेस को तो वैसे आपको नहीं जानना है, पर मैं आइडिया दे देता हूं। सीमेंट मेकिंग के प्रोसेस को तो वैसे आपको नहीं जानना, पर मैं आइडिया दे देता हूं। 2 प्रोसेस होते हैं बेसिकली सीमेंट मेकिंग के। एक होता है वेट प्रोसेस। देखो ये सभी रॉ मटेरियल है ना पाउडर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, क्योंकि सीमेंट भी पाउडर फॉर्म में। आप देखना जहां पे भी सीमेंट इंडस्ट्री होगी बहुत पोल्यूशन होता है सब,
बहुत ज्यादा। अरे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है और सीमेंट रखा होता है 5 बोरा, वहां पोल्यूशन हो जाता है इतना, तो सीमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत पोल्यूशन होगा। तो दो तरीके हैं सीमेंट बनाने के, एक तो ड्राई प्रोसेस है जिसमें हम सब मसाले को ड्राई करके ही तैयार करते हैं, लेकिन ड्राई प्रोसेस में हवा चलेगा तो सारा मसाला उड़ेगा बहुत ज्यादा, तो पोल्यूशन ज्यादा करता है। सस्ता प्रोसेस है पर एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा प्रोसेस है वेट प्रोसेस, उसमें भी पोल्यूशन होता है पर ड्राई प्रोसेस जितना पोल्यूशन नहीं होता, वो थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है सर, तो दो प्रोसेसेस होते हैं, वैसे हमें प्रोसेसेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसेस की बात करें, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है सर, आइए उसको जानते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है सर, आइए उसको जानते हैं। प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहां से लाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लाइमस्टोन से लेके आते हैं। लाइमस्टोन को हीट करेंगे, CaO मिलेगा। इसमें हम क्या डालेंगे सर, सिलिका। सिलिका बोले तो SiO2। इसमें हम क्या डालेंगे सर, सिलिका। सिलिका बोले तो SiO2। और बाकी सब मसाला, सब मसाले को मैं केवल एल्यूमिना लिख दे रहा हूं। एल्यूमिना का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाकी सब मसाला इसमें डालेंगे। सब मसाले को डालने के बाद हीट करेंगे और मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे सर, इनको हीट करेंगे और मिक्स कर देंगे, पाउडर बना लेंगे, पाउडर मिक्स बना लेंगे। पाउडर मिक्स बनाने के बाद जो चीज बन के तैयार होगी उसको कहते हैं सीमेंट क्लिंकर। क्या कहते हैं भैया, सीमेंट क्लिंकर। और जैसे ही इस सीमेंट क्लिंकर में आप मिला दोगे जिप्सम, जैसे ही सीमेंट क्लिंकर में आप मिला दोगे जिप्सम, तो जो चीज बन के तैयार होती है उसको हम कहते हैं सीमेंट। जिप्सम का काम क्या, बहुत बार सीधा सवाल ये आता है कि सीमेंट में जिप्सम क्या करता है। तो सीमेंट में जिप्सम क्या करता है सर, सेटलिंग प्रॉपर्टी इनहैंस करता है। सेटलिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करता है। सेटलिंग प्रॉपर्टी क्या है, सीमेंट सूखता है कुछ समय के बाद, सीमेंट सूखता है कुछ समय के बाद। अब मान लो तुम बेलचा लेके सीमेंट बालू लिए, 2 बाल्टी पानी डाले और मिलाना चालू किए, एक बारी बेलचा घुमाए और सीमेंट सूख गया, तो तुम्हें क्या लगता कितने घर आज के डेट में, अगर इतना मुश्किल होता सीमेंट इतनी जल्दी सूख जाता, तो कितने घर होते जो सीमेंट से बनते। दूसरा एग्जांपल, मान लो तुमने सीमेंट तैयार किया और सीमेंट 15 दिन बाद सूखता। अभी तो 1 दिन बाद सूखता है तो बच्चे उसमें पैर का छापा मार देते हैं, लिख देते हैं है हिम्मत तो 5 सितंबर आज से 10 साल बाद मिलना, देखेंगे कौन कहां है, कर देते हैं ना भाई। 3 इडियट्स में तो ऐसे ही किया था, 5 सितंबर 10 साल बाद। तो इनहैंस करता है, मतलब ठीक प्रॉपर्टी, मतलब 24 घंटे में, 15 घंटे में, 16 घंटे में सूख जाता, बहुत जल्दी भी नहीं, बहुत देर से भी नहीं। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग, ये है प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बोलो हाँ या ना, यस सर। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं, कॉम्पोजिशन की। हम चर्चा किसकी करेंगे सर, कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें, कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो कॉम्पोजिशन में आप पाओगे सीमेंट के क्या क्या चीजें होती है वो सब कुछ लिखूंगा। सबसे पहला, सबसे मेन कंपोनेंट जो सीमेंट में होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सबसे मेन कंपोनेंट जो सीमेंट में होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर SiO2 मिट्टी, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना जिसको बोला था, ठीक है, Al2O3, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर आयरन ऑक्साइड, और अंत में SO3। अब आप बोलोगे सर ये SO3 का क्या काम है, तो आजकल सीमेंट भी ऐसा बना रहे हैं, सीमेंट में, सीमेंट के भी दीवारों के भी कान होते हैं, या सीमेंट में है जान, है ना, या सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो अलग अलग वैरायटी के सीमेंट बनते रहते हैं, जंग रोधक सीमेंट, फलाना सीमेंट, ढिमकाना सीमेंट, ये सब मार्केट में चलता रहता है, मार्केट गिमिक से चलता रहता है सर, माल बेचने के लिए ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके परसेंटेज कितने कितने होते हैं सर, कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो ये करीब करीब 50 से 60% होता है, 50 to 60%। इसकी बात करें तो इसका परसेंटेज 20 से 25 होता है सर, 20 से 25% ये होता है। एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना 5 से 10% होता है। एल्यूमिना कितना होता है सर, 5 to 10%। MgO की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% होता है। कितना होता है सर, 2 से 3%। और ये दोनों चीज बराबर बराबर मात्रा में होता है, ये दोनों बराबर बराबर मात्रा में होता है, 1 से 2% और 1 से 2%।
ये तो बात हो गई कॉम्पोजिशन। अब इस सबको मिलाएंगे तो कुछ कंपाउंड बनेगा, मिलाएंगे तो कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नाम लिख देता हूं क्योंकि जेई मेंस में सवाल इसी से आया था, इस बारी कंपाउंड से सीधा सवाल आया था कि सीमेंट में कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड होता है सर डाई कैल्शियम सिलिकेट। सबसे पहला कंपाउंड क्या होता है सर? डाई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा कंपाउंड क्या होता है सर? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और तीसरा और आखिरी कंपाउंड जो होता है, और तीसरा और आखिरी कंपाउंड जो होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है सर? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। फिर इससे पूछेगा क्या कि इनका परसेंटेज कितना कितना होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज कितना कितना होता है। तो परसेंटेज याद रखना सर, ये लगभग लगभग 26% होता है, ये लगभग लगभग 11% होता है। इसकी बात करें तो दोनों को जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 37 हो गया। 37 का मतलब 63% बचता है, पर 63 नहीं 53% के आसपास ये होता है। बाकी का ही सब बच्चा लोग, वो डायलॉग है ना, 50% मेरा 50% तेरा, बाकी बच्चा लोग का। तो यहां पे वही सवाल पूछा, जेई मेंस का सवाल था। जेई मेंस का सवाल था मेन कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। मेन कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कंपोनेंट क्या है? तो मेजर कंपोनेंट ये है सर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। आप इनके फॉर्मूले एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, फॉर्मूला आप लिख के लाओगे कॉपी में, मैं पूछूंगा। दूसरी बात अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को स्टार्ट करने के बाद मैं पहले 8-10 सवाल इसके पीवाईक्यू के अच्छे तगड़े तगड़े सवाल करवाऊंगा, उसको जरूर कर लेना सर। कुछ सवाल इसमें होमवर्क में भी दूंगा, अभी रहेंगे होमवर्क में। तो ऐप पे जाए, ऐप पे जाके सुनिएगा मेरी बात, ऐप पे जाए, ऐप पे जा करके पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें सवाल करें, और साथ ही ऐप पे भी कमेंट करें, और यूट्यूब पे जो भी आपके कमेंट्स होंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे लास्ट क्लास के कमेंट, जैसे पहले क्लास की बात करें तो पहले क्लास में जो मेनली कमेंट थे वो सभी आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न थे पुनीत सर के लिए। मैं भी कंसर्न हूँ, मैं भी मिलते रहता हूँ पुनीत सर से। पुनीत सर एंड मी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी नो ईच अदर सिंस 2018 से हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो मैं भी कंसर्न हूँ पुनीत सर के लिए, मैं भी उनसे मिलता रहता हूँ, रोज ही मिलता रहता हूँ। सर इज ओके, मतलब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है, पर डॉक्टर्स एडवाइस कि आप सर थोड़ा बोलने से रेस्ट लो। सेम एमएसएम सर के साथ है, हो सकता मेरे साथ भी अभी ऐसा हो रहा है। मैं भी अभी आपकी क्लास के अलावा 3 क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये सब चीजें उनके साथ हो रखी है तो सबको लोड शेयर करना है, तो इसके वजह से पीपल गेट वेल, है ना, सब लोग अच्छे स्वस्थ रहे, तो उसके लिए अब मैं हूं, मैं लगाऊं सर, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, द मेन थिंग इज कि आपका कोर्स चलता रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि आपका कोर्स रुक जाए, कोई नहीं चाहता यार, हम क्यों चाहेंगे कि आपका कोर्स रुक जाए। मेरे लेक्चर्स आप देखोगे तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के ड्राइव पे अभी बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वहां पे इनऑर्गेनिक में मेरे ही लेक्चर मिलेंगे सर आपको। तो ऐसा नहीं है, है ना। मैं अपनी भी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, बट पुनीत सर के कंसर्न थे आपके, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर पुनीत सर के लिए हैं तो कल को मेरे लिए भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। पुनीत सर इज डूइंग वेल, बट डॉक्टर एडवाइस्ड कि भैया थोड़ा ठंड रखो पाजी ठीक है। बाकी आपके कुछ एक सवाल थे। एक सबसे मेजर सवाल मेरे को बहुत सारे बच्चों ने जो लिखा वो ये लिखा कि सर वो सल्फेट वाला, बेटा सल्फेट वाले में हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया था, सल्फेट वाले में हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया था, थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस नहीं की थी। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। और 2-3 बातें याद रखें सर, पढ़ाई जोरदार तरीके से करनी है तभी कुछ होगा। लिखते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।